गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। जैसा कि हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। जो अंतिम टॉपिक्स हमने देखे कि जर्मनी में युवाओं की स्थिति हो, नाज़ियों की मातृत्व सोच हो या प्रचार की कला हो, युवाओं की क्या भूमिका थी जर्मनी में, और जो महिलाएं, जो माताएं होती थी, उनको लेकर नाज़ियों की क्या सोच थी कि माता कैसी होनी चाहिए, शुद्ध जर्मन आर्य बच्चों को जन्म दे, अवांछित बच्चे मान्य नहीं थे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे जन्म देती थी माताएं, उन्हें पुरस्कृत किया जाता था। वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। युवाओं की स्थिति के बारे में हमने देख लिया था कि विद्यालय की प्रारंभिक शिक्षा से लेकर 18 वर्ष तक किस प्रकार से नाज़ियों ने एक बालक के मन में नाज़ी विचारधारा को रखने का कार्य किया। बचपन में ही नाज़ी झंडा उसके हाथ में थमा दिया जाता था, उसके साथ वो खेलता था। तो कहीं ना कहीं एक बच्चे के मन में जो नाज़ी विचारधाराएं थी वो घर कर गई थी। फिर युंग फोक नामक संगठन बना दिया गया कि आप जैसे ही 10 साल से ऊपर जाएंगे, 14 साल तक तो आपको उस संगठन में रहना है। फिर आप युवावस्था में चले गए तो जो हिटलर लीग है, हिटलर यूथ, उसमें आपको जाना पड़ेगा, और फिर 18 साल होते ही आपको आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी। लेबर श्रमिक जो संघ है उसमें आपको जाना पड़ेगा। नस्ल विज्ञान या जो नस्ल विषय है वो पढ़ाया जाने लग गया। यहूदियों के खिलाफ क्रूर व्यवहार किया गया। जो पसंद नहीं आते थे नाज़ियों को शिक्षक, उन्हें हटा दिया जाता था। यहूदियों के बच्चों को अलग बिठाया जाता था। ये सारी चीज़ें हमने देखी है कि मातृत्व की सोच कैसी होनी चाहिए थी, या युवाओं की स्थिति कैसी होनी चाहिए थी। प्रचार का जो कला थी वो हमने देख लिया। पोस्टर हो, फिल्म हो, रैली हो, या अखबार पत्र हो, रेडियो हो, इनसे उन्होंने प्रचार किया, और कहीं ना कहीं लोगों का जो ध्यान था, जर्मनी के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया उन्होंने। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। नाज़ियों ने जिस तरह का एक क्रूर व्यवहार यहूदियों के खिलाफ अपनाया, तो चारों तरफ, यानी जर्मनी की अगर विशेष हम बात करें तो वहां पर जो नाज़ी थे वो जमकर क्रूर व्यवहार जो अवांछित थे या यहूदी थे उनके खिलाफ कर रहे थे। तो अब इस व्यवहार को लेकर, मानवता के खिलाफ जो व्यवहार किया गया, उस चीज को लेकर वहां के लोगों की राय क्या थी या प्रतिक्रिया क्या थी, वो चीज हम देख रहे हैं। देखो लिखा हुआ है, नाज़ियों की जो शब्दांडर, यानी कि जो उनके शब्द जो बोले जा रहे थे, विशेष प्रकार के शब्दों का प्रयोग भी वो कर रहे थे। मौत और हत्या जैसे शब्द वो प्रयोग में नहीं लेते थे। तो विशेष प्रकार के शब्दों का चयन और उनका जो धुआंधार प्रचार था, उसका शिकार अधिकतर जो जर्मनी के लोग थे वो हो गए थे। यानी उनके प्रचार के शिकार हो गए, उनके जो शब्दांडर जो थे उनके वो शिकार हो गए। और अब जर्मनी का हर व्यक्ति, यानी जो नाज़ी सोच को मानने वाला था, वो दुनिया को नाज़ी की नज़र से देखने लग गया। यानी कि अब नाज़ियों की ही नज़र में पूरी दुनिया को देखने लग गए वहां के लोग। जैसे यहूदी थे, यहूदियों के खिलाफ मैंने आपको बता दिया था कि नाज़ियों का जो विचारधारा थी वो बिल्कुल नेगेटिविटी थी, बिल्कुल नकारात्मक विचारधारा थी। यहूदी उन्हें देखते भी पसंद नहीं आते थे। तो जैसे ही यहूदियों का सामना होता था तो एक नफरत सी पैदा हो जाती थी नाज़ियों के दिमाग में या जर्मनी के अन्य लोगों के दिमाग में। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में नाज़ियों ने ऐसा जहर घोल दिया यहूदियों के खिलाफ कि जैसे ही किसी यहूदी से सामना हो गया, यहूदी से आप मिल गए, सामना होते ही उस यहूदी के खिलाफ स्वतः ही नफरत की भावना पैदा हो जाती थी और एक गुस्से का एहसास होता था। जैसे यहूदी सामने आया, नफरत की भावना, या फिर उसके खिलाफ गुस्सा हो जाना पड़ता था। यानी कि ऐसी भावनाएं या ऐसे दिमाग में उनके डाल दी गई यहूदियों के खिलाफ भावनाएं। फिर उसके बाद में जो यहूदियों के घर थे उनके बाहर निशान लगा दिए गए, उन्हें चिन्हित कर दिया गया कि भाई
ये यहूदी है, या फिर निशान लगा दिया, या कोई पड़ोसी है उसके ऊपर शक हुआ तो तुरंत पुलिस को सूचना दे देते थे। इसका मतलब पूरी तरह से जो नात्सियों के प्रति निष्ठा थी वो प्रबल होती जा रही थी, और ये मानना था लोगों का कि अब जो नात्सी विचारधारा है वही देश को क्या कर सकती है, तरक्की करवा सकती है। यानी नात्सी विचारधारा ही या नात्सीवाद ही देश को क्या करवा सकता है, तरक्की करवा सकता है, या नात्सीवाद से ही सबका कल्याण हो सकता है। इस प्रकार की भावनाएं लोगों के मन में आ गई, डर हो या भय हो, क्योंकि उन्हें क्रूरता का डर लग रहा था। आप विरोध करोगे तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा, गैस चेम्बरों में छोड़ दिया जाएगा, गेटों में डाल दिया जाएगा, यातनाएं दी जाएगी। तो अब दिमाग में यही आ गया कि यहूदियों के प्रति नफरत स्वतः पैदा हो गई, और ये चाहने लगे कि अब देश का अगर विकास होगा तो वो किससे होगा, नात्सीवाद से होगा, या फिर जो सबका कल्याण है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नात्सीवाद के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं, इतना विरोध हो रहा था, इतना क्रूर दमन किया जा रहा था नात्सियों के द्वारा, लेकिन फिर भी जर्मनी का हर व्यक्ति नात्सीवाद नहीं था या नात्सी को समर्थन नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं था कि भाई उनके डर से सभी व्यक्ति नात्सीवाद को समर्थन कर रहे थे, नहीं, कुछ लोग ऐसे थे जो वास्तव में जो नात्सीवाद था उसका विरोध कर रहे थे। यानी हर व्यक्ति जर्मनी में नात्सी नहीं था, उसे डर लग रहा था, उसे यह भी पता था कि मैं विरोध करूंगा तो मुझे मार दिया जाएगा, पुलिस के द्वारा मेरा दमन करवाया जाएगा। लेकिन फिर भी वो इनकी जो गतिविधियां थी, जो एक भीषण नरसंहार कर रहे थे, यहूदियों के प्रति जो एक नफरत थी, उसके बावजूद भी जर्मनी का हर व्यक्ति नात्सीवाद को बढ़ावा नहीं दे रहा था। उन्हें मौत का डर भी था, पुलिस के दमन का भी डर था, लेकिन इसके बावजूद भी वो इसका जमकर विरोध कर रहे थे। लेकिन फिर भी दिल की बात दिल में रखकर वो अपनी बातों को बयान नहीं कर रहे थे, डर भी रहे थे, विरोध भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी अपने दिल की बात दिल में ही रखते थे, उसे बयान नहीं कर रहे थे, सच बयान नहीं कर रहे थे, या फिर जो भी बात होती थी उससे वो क्या कर लेते थे, आंखें फेर लेते थे। सबसे ज्यादा अगर जर्मनी में इस नात्सीवादी विचारधारा का जो विरोध किया तो वो किया पादरी निम्यूलर। ठीक है, उस समय ये पादरी थे, पादरी निम्यूलर, ये जमकर नात्सी जो विचारधारा थी, नात्सीवाद था, उसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। लेकिन फिर भी जर्मनी के लोगों को डर था, निर्मम और संगठित जो एक हत्याकांड करते थे जो नात्सीवादी, उसका डर लोगों के दिमाग में बैठा हुआ था। अपने शब्दों के द्वारा या अपनी एक छोटी सी कविता के द्वारा भी पादरी निम्यूलर ने उस चीज की व्याख्या की है। आपकी जो पुस्तक है उसमें उस चीज को आप देख लीजिएगा। तो ये था आज आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध की किस तरह से एक आम जनता के खिलाफ आपराधिक वातावरण तैयार किया गया। फिर उसके बाद में जनता की राय क्या थी, यहूदियों के प्रति किस प्रकार की भावना प्रबल हो गई, यहूदियों के खिलाफ भीषण नरसंहार किया गया। हर व्यक्ति नात्सी नहीं था, लेकिन कुछ लोग नात्सीवाद का क्या कर रहे थे, विरोध भी कर रहे थे, लेकिन डरे हुए थे, उन्हें मौत का भय भी था। जो पुलिस थी उसका जो अत्याचार था या फिर पुलिस की जो यातनाएं थी उसका भी उनको डर लग रहा था, इसीलिए खुलकर वो विरोध नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी अगर कोई बात होती थी तो अपनी बात दिल में रखकर आंख फेर कर निकल जाते थे। सबसे ज्यादा विरोध पादरी किसने किया, निम्यूलर ने। तो ये था आज का जो हमारा टॉपिक, आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। उसके बाद में अगला टॉपिक हम ले रहे हैं और उस टॉपिक के बाद में जो आपका तीसरा चैप्टर है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध, उसमें हमने देख लिया था कि किस प्रकार से नात्सियों की सोच हो गई थी, वो भी अपने आप को नात्सी समझने लगे थे। जो अन्य व्यक्ति थे जर्मनी के, नात्सीवाद का विरोध भी हो रहा था,
पादरी निवेलर भी इसका विरोध कर रहे थे। नाज़ियों को लेकर जर्मनी में जो यहूदी थे वो कुछ अलग ही महसूस कर रहे थे। अपने एक सपने संजोए रखते थे, लेकिन उन सपनों को वो बता नहीं पा रहे थे। जो कुछ लोग उन चीज़ों को डायरियों में, किताबों में लिखना प्रारंभ कर दिया था। इसी कड़ी में जो लोगों के सपने थे या विचार थे, वो डायरियों में लिखने का जो एक श्रेय जाता है वो जाता है शॉर्लट बैराट। शॉर्लट बैराट ये एक व्यक्ति थे जिन्होंने जो यहूदी थे उनके सपनों को एक डायरी में लिखना प्रारंभ कर दिया कि नाज़ी जर्मनी में यहूदियों का दमन हो रहा था, लेकिन फिर भी यहूदी उस समय जर्मनी में क्या महसूस कर रहे थे, उन सभी चीज़ों को शॉर्लट बैराट ने अपनी जो डायरी थी उसमें लिखना प्रारंभ कर दिया था। और आगे चलकर यही डायरी एक पुस्तक बन गई, थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, एक वैचारिक चीज थी उनके दिमाग में। मैंने कहा था कि नाज़ियों ने अपना इतना एक असर छोड़ दिया था लोगों के मन में, यहूदियों के मन में भी, कि वो भी अपने आप को नाज़ी ही समझने लग गए थे। सपनों में भी अपने आप को नाज़ी समझने लग गए थे। लेकिन फिर भी यहूदी क्या महसूस कर रहे थे, उन सब को लिखा शॉर्लट बैराट ने अपनी डायरी में। और यही डायरी आगे चलकर कौन सी किताब बन गई, थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स। इसके तहत यहूदी सपने में भी अपने आप को नाज़ी बनते हुए देख रहे थे, उनके घुंघरालू बाल थे, नाज़ी की तरह हम व्यवहार कर रहे हैं, इस प्रकार के सपने इनको आने लगे। तो ये चीज़ थी कि किस तरह से नाज़ियों ने जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया। अब अगला जो टॉपिक है वो है महाध्वंस, हॉलोकास्ट के बारे में जानकारियाँ। महाध्वंस एक चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले से ही जो नाज़ियों का जो एक क्रूरता का व्यवहार था वो यहूदियों के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। हालांकि इसका पता बाहर नहीं चल रहा था जर्मनी से बाहर, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने वाला था तो धीरे धीरे रिस कर इसकी जो जानकारी थी वो बाहर जाने लग गई थी। इसमें देख लीजिए जानकारियाँ। नाज़ी तौर तरीके की जानकारी नाज़ी शासन के आखिरी सालों में जर्मनी से बाहर जाने लगी। यानी कि मैंने अभी बताया था कि जो नाज़ी तौर तरीका अपना रहे थे यहूदियों के खिलाफ, तौर तरीके हो या जो जानकारियाँ थी, और जो नाज़ी शासन जो अपने अंतिम पड़ाव में था उसकी जानकारियाँ धीरे धीरे बाहर जाने लग गई थी। क्या जाने लग गई थी कि कितना भीषण रक्तपात हुआ था, कितना भीषण रक्तपात हुआ था नाज़ियों ने यहूदियों के खिलाफ किया था। क्रूरतापूर्वक उनका दमन किया गया था, यहूदियों का बर्बर दमन उनका किया गया था। यानी कि किस तरह से एक क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया, मौत के घाट उतार दिया, गैस चेंबर हो, गेटो हो, किस तरह से उनको मारा काट किया जा रहा था, इन सभी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और जर्मनी की हार हो गई, जर्मनी पराजित हो गया, उसके बाद में दुनिया के लोगों को पता चला कि किस प्रकार से नाज़ियों ने यहूदियों के खिलाफ इस प्रकार का व्यवहार किया था। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी हार गया, पराजित राष्ट्र हो गया, मलबे के नीचे दबा हुआ अपने अतीत को याद कर रहा था। तो हिटलर की हार हो गई, नाज़ियों की हार हो गई, और उसकी हार के बाद में ही पूरे विश्व को जो नाज़ियों की जो गतिविधियां थी, जो वो यहूदियों के खिलाफ व्यवहार कर रहे थे, उन सभी की जानकारी उनको प्राप्त हुई। यानी कि जर्मनी की पराजय हो गई, पूरी तरह से पराजित एक मलबे के नीचे दबा हुआ जर्मनी था। और यहूदी भी ये चाहते थे कि पूरी दुनिया को पता चले कि किस प्रकार से
जो नाज़ी थे उन्होंने यहूदियों के खिलाफ अत्याचार किया, इनका दमन किया, इनको मौत के घाट उतार दिया, चाहे घेटो हो, गैस चेम्बर्स हो, इन सभी का वो चाहते थे यहूदी कि पूरी दुनिया को पता चले जर्मनी का कि जर्मनी ने किस प्रकार का व्यवहार यहूदियों के साथ किया। ठीक है, और जर्मनी पूरी तरह से पराजित हो गया। जो कत्लेआम जर्मनी ने या जो नाज़ी थे कत्लेआम जो किया था यहूदियों के खिलाफ, उसी चीज को हम क्या कहते हैं? महाध्वंस, हॉलोकास्ट। यानी कि युद्ध के समय और युद्ध से पहले नाज़ियों ने जो अत्याचार, दमनतापूर्वक नीति या बर्बर दमन, या एक इस प्रकार से कह सकते हैं कि कत्लेआम मचा दिया था, वही चीज क्या कहलाती है? महाध्वंस, हॉलोकास्ट। और उसी के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। फिर एक चीज मैंने बताई थी कि इन चीजों को लेकर बहुत से लोग डायरियां लिखने लग गए, पुस्तकें लिखने लग गए। तो नाज़ियों को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर यह डर लगने लग गया कि ये चीजें लीक हो जाएगी हमारे बाद में कि हमने किस तरह से यहूदियों के खिलाफ व्यवहार किया था। तो उन्होंने क्या किया? जो उनकी किताबें, पुस्तकें, डायरियां थी, उनको जलाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन फिर भी आज भी ऐसे ग्रंथ हैं, ऐसी डायरियां या किताब हैं जिनके जरिए हम ये जान सकते हैं कि किस प्रकार का क्रूरतापूर्वक व्यवहार नाज़ियों ने यहूदियों के खिलाफ किया था। 9th की चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, 9th की पुस्तक में भी यहूदियों के बारे में हमने पढ़ लिया, नाज़ियों के बारे में पढ़ लिया कि किस तरह से नाज़ियों ने अपने वजूद को बनाए रखने के लिए यहूदियों के खिलाफ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया, अत्याचार किया, उनका बर्बर दमन किया, मौत के घाट उतार दिया। महिला हो, बच्चे हो, पुरुष हो, सभी को मौत के घाट वो उतार रहे थे। तो इतिहास में ये चीजें आज लिखित तौर पर मौजूद हैं, चाहे डायरी के रूप में हो, संग्रहालय के रूप में हो, किताब के रूप में हो। तो ये सारी चीजें जो जर्मनी में नाज़ियों ने की थी, वो सारी चीजें आज संकलित हैं और आज वो इतिहास बनकर रह गई है। तो इस टॉपिक के साथ ही जो हमारा चैप्टर है तीसरा, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, वो समाप्त हो चुका है। तो सभी विद्यार्थी ओबीटी आपको दी जाएगी, उसको आप जरूर सॉल्व करेंगे। 3 चैप्टर हो चुके हैं। अगला पार्ट जो हम लेंगे वो ज्योग्राफी का पार्ट लेंगे। पहला चैप्टर लेंगे भारत, उसका आकार और स्थिति।